राजेश अपनी माँ और पिताजी के साथ शहर में रहता था। राजेश हर रोज की तरह सुबह मंदिर होकर आता है। राजेश बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। बहुत सुंदर और संस्कारी है और दूध जैसी गोरी है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं कोमल से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। वो बचपन से साथ है मेरे, हर चीज में, हर सुख में, हर दुख में वो मेरे साथ खड़ी रहती है। माँ, राजेश, वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। तो इतना गोरा और सुंदर है और वो कहाँ काली। और मैं तेरी ऐसी काली लड़की से शादी नहीं करवा सकती। अगर वो लड़की मेरे घर की बहू बन गई तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी और समाज के लोग बोलेंगे कि मधु की बहू काली है और हंसी उड़ाएंगे। माँ, मुझे समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं भूखा रहूंगा ना 4 दिन तो कोई भी मुझे खाना देने के लिए नहीं आएगा, अपने हाथों से खिलाएगा नहीं मुझे खाना। और आप कह रही हो समाज को देखो, मुझे नहीं फर्क पड़ता माँ समाज से। और मैंने कह दिया कि मैं कोमल से शादी करूंगा, मतलब कोमल से ही शादी करूंगा। मधु, हमारा बेटा सही कह रहा है। ये दोनों तो बचपन से साथ में पढ़े लिखे हैं। उनकी शादी में क्या दिक्कत है? और वैसे भी कोमल तो हमारी बहुत इज्जत करती है। राजेश ऐसा बोलकर बिना नाश्ता किए कॉलेज चला जाता है और हर रोज की तरह कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद कोमल और राजेश दोनों पार्क में जाते हैं। राजेश अपनी माँ की बात को लेकर टेंशन में था कि कहीं उसकी माँ किसी और लड़की से उसकी शादी ना करा दे। इसीलिए राजेश पार्क में कोमल को अपने दिल की बात बोलते हुए कहता है, कोमल, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजेश, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और तुम्हें आज क्या हो गया है जो तुम एकदम से शादी की बात कर रहे हो? कोमल, मेरी माँ मेरी शादी कहीं और करना चाहती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं करना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इससे पहले मेरी माँ शादी मेरी कहीं और करे, हम शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। राजेश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अभी शादी की बातें हम बाद में करेंगे। पहले तो मुझे कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है। और आज मैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाकर लाई हूँ, सोयाबीन की चाप। कोमल और राजेश दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और राजेश के लिए कोमल रोज अपने हाथों से खाना बनाकर लाती थी और दोनों हर रोज की तरह खाना खाने के बाद शाम तक साथ में घूमते। और शाम होते ही राजेश कोमल को छोड़ने के बाद अपने घर आके सीधा अपने कमरे में जाकर कोमल से फोन पे बात करने लग जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद राजेश और कोमल मंदिर में शादी करके राजेश के घर आ जाते हैं। आखिर तूने इस कलमुही से शादी कर ली? माँ, कोमल आपकी बहू है और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं शादी करूंगा तो कोमल से, और आज देखो मैंने वही किया है। राजेश कोमल को लेकर कमरे में चला जाता है और मधु भी अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह के समय कोमल अपनी सास और प्रमोद के लिए बाहर वाले कमरे में चाय लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। पापा जी, आप भी लीजिए चाय। देख मधु, देख कितने संस्कार है कोमल बेटी के अंदर। बिना बोले सारा काम करके तुम्हारे लिए चाय बना के लाई है। बहू, आज तेरी शादी के बाद पहला दिन है तो तू सबके लिए जाके मीठे में हलवा बना के ले आ। कोमल रसोई में हलवा बनाकर सभी के लिए हलवा लेकर आती है और सभी खुशी खुशी कोमल के हाथों का पहली बार हलवा खाते हैं। प्रमोद हलवा खाने के बाद कोमल से बोलता है, बहू, तूने हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है, मजा आ गया खाकर। सच में तेरे हाथ के हलवे में ना बहुत ज्यादा स्वाद है। पापा, कोमल है ही इतनी अच्छी, वो हर चीज बहुत टेस्टी बनाती है। हमेशा कॉलेज में कोमल अपने हाथों से खाना बना के लाती थी मेरे लिए और मुझे खिलाती थी। मधु कोमल और राजेश की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। प्रमोद और राजेश के मुंह से कोमल की तारीफ सुनकर मधु को रास नहीं आ रहा होता है और मधु कोमल से बोलती है, अब क्या खड़ी खड़ी तारीफ सुन के ही अपना और हमारा पेट भरेगी? जा जाके खाना बना ले, शाम होने को आई है। मधु, कोमल से बात करने का तरीका बदल लो, ये ज्यादा अच्छा होगा। अब वो हमारे घर की बहू है। प्रमोद के इतना बोलने के बाद भी मधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर कोमल रसोई में खुशी खुशी सभी के लिए खाना बना रही होती है और मधु खिड़की से कोमल को खाना बनाते देखती है। कोमल खाना बनाने के बाद बाहर आती है, तभी पीछे से मधु रसोई में जाकर खाना देखती है और बोलती है, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और उस कलमुही की तारीफ करेंगे। ऐसा क्या करूं जिससे किसी को उसके हाथ का खाना पसंद ना आए और राजेश और उसकी पत्नी की लड़ाई हो जाए, जिससे वो दोनों ही अलग हो जाए। मधु कोमल से जलन की वजह से मधु कोमल के बने खाने में नमक मिला देती है और जल्दी से रसोई से बाहर आकर खाने के लिए कुर्सी पर बैठ जाती है और आवाज लगाती है, बहू, खाना आज की तारीख में मिलेगा कि नहीं, या भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ते रहेंगे?
माँ जी, खाना तैयार है और आज मैंने राजेश की फेवरेट चाप सब्जी बनाई है। राजेश और प्रमोद भी खाना खाने के लिए चले जाते हैं और राजेश कोमल से बोलता है। कोमल, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा क्या बनाया तुमने खाने में? राजेश, खुशबू तो अच्छी आएगी ही ना, मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी जो बनाई है। कोमल, मेरा मन पसंदीदा खाना बनाया तुमने। यार तुमने तो दिल खुश कर दिया। लाओ जल्दी लाओ, डालो। हाँ बहू, जल्दी से खाना प्लेट में डाल दे। वैसे भी मेरे पेट में तो जंगली कुत्ते भाग रहे हैं भूख से। कोमल सभी के लिए खाना प्लेट में डालती है और मधु मनी मन खुश होती है कि कोमल के हाथ का ज्यादा नमक वाला खाना खा के राजेश उसे सुनाएगा। प्रमोद खाने का एक निवाला मुंह में डालता है और बोलता है। कोमल बहू, ये क्या बना दिया तुमने? ये नमक कम जहर ज्यादा लग रहा है। इतना नमक कौन डालता है बेटा? नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोमल ने खाना ऐसे कैसे बना दिया? वो तो कॉलेज के दिनों में बहुत टेस्टी और अच्छा खाना बनाती थी। कोमल, ये क्या किया तुमने? सब्जी कम जहर ज्यादा लग रही है। इतना नमक क्यों डाला तुमने? पहले तो तुम बहुत अच्छा खाना बनाती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? पर राजेश, मैंने तो सब्जी अच्छी ही बनाई थी और बनाने के बाद थोड़ी सी चखी भी थी। बहू, बहाने कम बना और साफ साफ बोल कि तुझे खाना बनाना नहीं आता। एक तो इतना समय लगा दिया खाना बनाने में और ऊपर से ये खाना नहीं जहर ले आई। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि कोमल हमारे घर में बिल्कुल मैच नहीं करेगी, ना शक्ल ना कोई गुण। राजेश कमरे में चला जाता है और प्रमोद भी अपने कमरे में चला जाता है और मधु अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है कि उसकी खाने में नमक मिलाने की साजिश काम आ गई और अपने कमरे में चली जाती है। और कोमल उदास हो जाती है और बोलती है। मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था और बनाने के बाद चखा भी था, पर पता नहीं खाने में नमक कैसे हो गया। शायद मेरी गलती से ही ज्यादा नमक मिल गया होगा। शाम होते ही कोमल रसोई में जाकर सभी के लिए बिरयानी बनाती है और इस बार ध्यान देती है और बिरयानी बनाने के बाद चख कर देखती है और बोलती है। अब की बिरयानी अच्छी बनी है और अब दिन के खाने की तरह नमक भी मैंने ध्यान से डाला है। अब मैं राजेश को मना कर लाती हूँ कमरे से। बहू सोच रही है कि उसकी बिरयानी अच्छे स्वाद बनी है, पर मैं बहू को खुश कैसे रहने दे सकती हूँ। ऐसा बोलकर मधु कोमल की बनाई बिरयानी में नमक मिला रही होती है कि तभी प्रमोद रसोई में पानी पीने के लिए आता है और मधु को खाने में नमक मिलाते देख लेता है और बोलता है। अच्छा, अब समझ में आया मुझे कि खाने में नमक कौन डालता है। ये तुम डालती हो। बेचारी का खाना बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम अपनी बहू के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती हो? क्या हुआ पिताजी, आप माँ जी पर इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? बहू, ये जो मधु है ना, मधु, तेरी सास तेरी बिरयानी में नमक मिला रही थी, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोमल ने जो दिन में खाना बनाया था उसका जो नमक तेज था वो कोमल की गलती से नहीं हुआ, बल्कि वो माँ ने किया था। माँ, आपने ऐसा क्यों किया माँ? माँ, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आप ये सब करोगी। हाँ बेटा, वो जो बहू ने खाना बनाया था उसमें मैंने ही नमक मिलाया था। मधु कोमल और सबसे माफी मांग लेती है और खाने में ज्यादा नमक मिलाने वाली गलती को स्वीकार भी कर लेती है। इतना कुछ होने के बाद भी कोमल अपनी सास का बिल्कुल बुरा नहीं मानती और राजेश भी खुश होता है कि मधु कोमल के साथ बेटी जैसा व्यवहार करती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुखीराम एक गांव का बहुत ही अमीर सेठ था जिसके पास काफी नौकर चाकर थे। कोई भी सुखीराम के घर आता तो सर झुका कर आता था। एक दिन सुखीराम गांव में टहल रहा होता है, तभी उसके सामने एक हरिया नाम का आदमी मोहन से बात करते हुए कहता है। भैया, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इसका दाम तो बहुत ही अच्छा निकलेगा। हाँ, इस बार तो मेरी भी फसल अच्छी हुई है। सुखीराम सेठ से जो मैंने कर्जा लिया था वो तो चुका दिया है, बस उसका ब्याज ही बाकी है। अब ब्याज इतना ज्यादा है कि चुका ही रहा हूँ अब तक। ये बिल्कुल तुमने पते की बात कही। अरे पता है तुम्हें, एक बार मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए, तब तो इतना मुश्किल हो गया उधार चुकाना। अरे हालत खराब हो गई मेरी, 1 साल लगे देने में। ऊपर से वो सुखीराम हर दूसरे दिन अपने किसी न किसी आदमी को घर भेज देता था। भगवान बचाए ऐसे सेठ से। अब हम भी इसमें क्या ही कर सकते हैं। हमारे पूरे गांव में कोई भी इतना अमीर नहीं है जितना सुखीराम सेठ है, लेकिन उनमें घमंडी इतना है कि सीधे मुंह किसी से आज तक बात ही नहीं की। मोहन और हरिया की बात सुनकर सुखीराम आता है और बोलता है। अरे क्यों भाई, क्या गलती हो गई मुझसे?
जो मेरे गांव के लोग ही मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे सेठ जी, आप आज गांव में कैसे? अरे मैं तो यहाँ अपने ही गांव के भाइयों से मिलने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिन्हें मैं भैया कह रहा हूँ वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। अरे हमें बताओ तो सही, क्या गलती हो गई हमसे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। वो तो बस आप ऐसे ही कभी कभी सख्ती से बात कर लेते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। बस इसी बारे में बात कर रहे थे। माफ करना भाइयों, मैंने कभी भी गांव के किसी आदमी को खुद से कम नहीं समझा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप सबको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताते सेठ जी, आप हमारे गांव के सेठ हो, इतने बड़े आदमी हो, आपके बारे में हम कुछ गलत कैसे बोल सकते थे? आप तो बहुत अच्छे हो सेठ जी, आप हाथ मत जोड़िए। अरे नहीं भाई, आप सब लोग तो मेरा ही परिवार हो। जाने अनजाने में अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं बहुत खराब दिल का हूँ। वैसे सेठ जी, आज से पहले आप कभी इतनी नरमी से बात नहीं की है हमसे, आज ऐसे अचानक से? पहले मुझे पता ही कहाँ था कि जिन लोगों को मैं भाई बोलता हूँ वही लोग मुझे नापसंद करते हैं। अरे मैं तो आप सबको ही अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए हक से कुछ भी बोल देता हूँ। लेकिन याद रखना, आप सबको कभी भी किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे जरूर बताना। सुखीराम गांव वालों के आगे अच्छा बनने का नाटक करता है और गांव वाले भी बेचारे सुखीराम की बातों में आ जाते हैं। और उसी रात गांव में काफी किसानों की धान की चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो हरिया, मोहन और गांव के और लोग भी काफी परेशान थे। मोहन हरिया के घर जाता है और हरिया से बोलता है, हरिया, मेरा सारा अनाज, सारी फसल चोरी हो गई, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? क्या तुम्हारी फसल भी चोरी हो गई? अरे मेरी भी फसल रातों रात चोरी हो गई। अब क्या ही होगा हरिया, रातों रात ही सब पलट गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं। मोहन, तुम परेशान मत हो, चोरी जिसने भी की है उसे सजा मिल जाएगी। हमने सुखीराम सेठ जी को कितना गलत समझा था। उनके पास चलते हैं, मदद मांगेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारी परेशानी सुन के वो हमारी मदद करेंगे। हम उनके पास चलते हैं, चलो। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। मैं अभी गांव जाता हूँ और बाकी लोगों से जाकर बात करता हूँ, और अगर किसी और की भी फसल चोरी हुई होगी तो हम उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे सेठ जी की हवेली। हरिया और मोहन काफी लोगों को लेकर सुखीराम की हवेली में पहुंच जाते हैं और हरिया कहता है, सेठ जी देखिए ना, गांव के लोगों के साथ क्या हो गया। इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी, काफी मुनाफा होता हमारा, लेकिन रातों रात हमारी सारी फसल चोरी हो गई। अब हमारा क्या होगा? क्या कहा, गांव में चोरी हो रही है? लेकिन गांव में आज से पहले तो कभी चोरी नहीं हुई। और भला हमारे गांव में कोई चोर कैसे आ सकता है? अरे ये क्या हो रहा है? यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है सेठ जी। फसल से मुनाफा होता तो मैं आपका पूरा कर्जा चुका देता, लेकिन सुबह देखा तो फसल ही चोरी हो गई है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बाकी गांव वालों के साथ भी हुआ है, उनकी भी फसल चोरी हो गई है। हमारी मदद कीजिए सेठ जी, चोर को जल्द से जल्द पकड़िए। आप सब चिंता मत कीजिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इतनी बड़ी परेशानी आकर मुझे बताई। मैं जल्द ही चोरों को पकड़वाता हूँ। आप सब चिंता मत कीजिए और अपने अपने घर जाइए। और मोहन, तुम कर्ज की चिंता मत करो, वो तुम बाद में भी आराम से दे सकते हो। और उसी रात फिर से गांव में अनाज की चोरी हो जाती है। अब हर रोज यही का हो गया था, लेकिन गांव में अब भी चोरियां नहीं रुकती। ऐसे ही एक दिन हरिया मोहन के पास जाता है और बोलता है, मोहन भाई, सुना तुमने? अरे कल रात को बिरजू का पूरा अनाज चोरी हो गया। आखिर आजकल हमारे गांव में हो क्या रहा है? हर दूसरे तीसरे दिन गांव में अनाज की चोरियां हो रही है। आज से पहले तो हमारे गांव में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, फिर अब कैसे चोरियां हो रही है इतनी? अरे यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से हमारे गांव में चोरियां हो रही है, ऐसा लगता है चोर हमारे गांव का ही है कोई, क्योंकि गांव का आदमी ही ये सब कुछ जानता है कि कहां पे कब क्या कैसे है। और अभी तक वो चोर शायद इसीलिए पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो हमारे गांव का है। आखिर हमारे गांव में ऐसा कौन हो सकता है जो अपने ही लोगों का अनाज खाए? सच में आज से पहले मैं इतना परेशान कभी भी नहीं हुआ जितना इन कुछ दिनों में हो गया हूँ। अरे चोरी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और सेठ जी भी है जो अब तक चोर को नहीं पकड़ पाए। बहुत ही शातिर चोर है। लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? चोर तो अपना काम करके चला गया। चोर चोरी करता है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाते हैं।
उस चोर का हम कुछ नहीं कर पा रहे। गांव में अब चोरियां और ज्यादा बढ़ गई थी। अनाज की चोरी के बाद अब लोगों के घरों के सामान भी चोरी होने लगे थे। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ आजकल हमारे गांव में बहुत चोरियां हो रही है और अब तक चोर पकड़ा नहीं गया है। इसलिए अब हर रोज रात में मेरे आदमी गांव की पहरेदारी करेंगे। अब आप सब निश्चिंत रहिए। लेकिन फिर भी गांव की चोरियां नहीं रुक रही थी। एक बार कुछ सामान लेकर अपनी हवेली में जा रहा होता है और उसका पीछा सुमन कर रही थी और वो तुरंत पूरे गांव वालों को बुलाकर वहां ले आती है और सबको बताती है। हमारे गांव में अब तक जो चोरियां हो रही थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि ये सेठ जी ही कर रहे थे। सुमन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुमने देखा नहीं सेठ जी इन दिनों हमारी कितनी मदद करते हैं। सामने से हमारे लिए कुछ किया है उन्होंने। यहाँ तक कि उन्होंने रात के समय अपने आदमियों को पहरेदार बना के रख दिया है गांव के अंदर। पहरेदारी करने के बाद भी चोरियां तो हो ही रही है ना गांव में। ऐसा तो है नहीं कि चोरियां नहीं हो रही। अरे वो चोर शातिर होगा तभी तो पकड़ा नहीं गया, वरना सेठ जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चोर पकड़ा जाए, लेकिन तुम उन पे ही इल्जाम लगाई जा रही हो। मैं इल्जाम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कल रात को मैंने इन्हें चोरी करते देखा था। इन्होंने पहले चोरी करी और फिर चोरी का सामान गांव में ही छुपा दिया। आज ये वो सामान अपनी हवेली लेकर आए हैं। अगर आप सबको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए, इन्होंने हवेली में सारा चोरी का सामान छिपाया हुआ है। अरे ये लड़की झूठ बोल रही है। आप सब लोग तो मुझे जानते हो ना। आप सबको तो पता है मैं चोरी नहीं कर सकता। अरे इससे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन गांव वाले उसे पीछे हटाकर हवेली में चले जाते हैं, जहां सारा सामान उन सब गांव वालों को दिख जाता है। जिसके बाद चोर सेठ की चोरी पकड़ी जाती है और उसे सजा भी दी जाती है। सुरभि सबके लिए खाना बना रही होती है कि तभी उसकी ननद दीपिका रसोई में आती है और बोलती है, सुरभि, जरा मेरे लिए आप मिल्क शेक बना देना और हाँ, उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना। ठीक है ननद जी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं पर मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। सुरभि, कमरे में मत लाना, मैं यही किचन में ही हूँ। मैं भी तो देखूं कि मेरी गरीब भाभी को मिल्क शेक बनाना आता भी है या नहीं। ननद जी आप जाइए और चिंता मत कीजिए, मुझे आता है मिल्क शेक बनाना। अच्छा, अब गरीबों को भी इतनी महंगी चीज बनाने आने लगी। वैसे आती ही होंगी क्योंकि दूसरों के घरों में काम करके ही तो ये सब सीखा है ना तुमने। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? ननद जी आप मेरा क्यों मजाक बनाती हो? मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी जरूरतों को पूरी कर सकूं। मैं यहाँ आपकी भाभी बनकर आई हूँ, न कि घर की नौकरानी बनकर। मैं नहीं मानती किसी गरीब को अपनी भाभी। वो तो माँ और भैया को आप पर तरस आ गया होगा और बना दिया उन्होंने आपको इस घर की बहू, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है ननद जी, माफी चाहूंगी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। माफी मांगनी भी चाहिए। एक तो पता नहीं मेरी माँ और भैया पर कौन सा जादू कर दिया, वो तुम जैसी गरीब को मेरी भाभी बना कर ले आए। अब जल्दी से मिल्क शेक बनाओ। जब से सुरभि शादी करके अमीर घर में आई थी, तब से उसकी ननद उसे गरीबी का ताना दिया करती। हर वक्त दीपिका अपनी भाभी को जलील करती रहती, लेकिन सुरभि फिर भी अपनी ननद को ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दीपिका को कॉलेज जाने के लिए काफी ज्यादा देर हो रही थी। वो जल्दी से नाश्ता करने आती है तो देखती है कि नाश्ते की टेबल पर रात की बची रोटी रखी है। ये देखकर दीपिका अपनी भाभी से कहती है, सुरभि ये क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है कि ये गरीबों वाला नाश्ता मेरे लिए मत बनाया करो। लेकिन ननद जी चाय के साथ आप रोटी ही खा लो तो खत्म हो जाए। मैं अभी नमक और तेल लगाकर सेक देती हूँ, तब ये खाने में और भी अच्छी लगेगी। यही तो दिक्कत है कि तुमने मुझे भी अपनी तरह ही समझ लिया। अरे तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड बहुत अलग है। तुम बार बार भूल क्यों जाती हो कि तुम कितनी गरीब हो? ननद जी गरीब और अमीर की भूख तो एक ही होती है ना। भूख भले ही एक होती है, लेकिन भूख को मिटाने के लिए हम अमीरों के कई अलग अलग रास्ते होते हैं। तुम्हारी तरह ये रात का बचा हुआ खाना ही हमारे लिए रास्ता नहीं है, समझी तुम? मैंने तो बस इसलिए किया ताकि रात की बची रोटियां भी खत्म हो जाए और सबका सुबह का नाश्ता भी हो जाए। मैंने तो सबके भले के लिए ही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। ये मुझे तो क्या, हर किसी नॉर्मल इंसान को भी पसंद ना आए। अरे भले ही तुम गरीब घर से आई हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी अमीर घर में हो गई है ना, तो अब तो हमारी तरह सोच रखो तुम। माफ करना ननद जी,
मैं भले ही अमीर घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि फिजूल में पैसे बर्बाद हों। इसलिए बस मैं रात के खाने को खराब नहीं जाने दे सकती थी। ओ शट अप, तुम अपनी वजह से हम सबकी तबीयत खराब करना चाहती हो ना, ये बासी खाना खिलाकर। यही मतलब है ना तुम्हारा। मैं सब समझती हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इस घर के बारे में मैं भी सोच सकती हूँ। जैसे आप इस घर की बेटी हैं, वैसे मैं भी इस घर की बहू हूँ। तो आप बार बार टोकती रहेंगी, इसमें ना आपको अच्छा लगेगा और ना ही मुझे। ओ प्लीज, आप अपना और मेरा कंपैरिजन तो करो ही मत। तुम गंवार गरीब अब मेरी बराबरी कर रही हो। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं ये बकवास नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अगर आपने मेरे लिए अभी इसी वक्त कुछ अच्छा नहीं बनाया खाने के लिए, तो मैं आपको इस घर से निकलवा भी सकती हूँ। दीपिका की बात सुनकर सुरभि थोड़ी डर जाती है और उसके लिए ताज़ा अच्छा खाना बनाती है। दीपिका कभी भी ये नहीं सोचती कि वो अपनी भाभी का अपमान कर रही है। वो बस हर वक्त उसे नीचा ही दिखाती रहती। ऐसे ही एक दिन दीपिका के जूते कीचड़ की वजह से गंदे हो गए थे। दरवाजे पर ही दीपिका अपनी भाभी को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, भाभी मेरे जूतों में कीचड़ लग गया है, जरा इसे साफ कर दो। दीपिका चिल्ला चिल्लाकर अपनी भाभी से अपने जूते साफ करने को बोल रही थी कि तभी वहाँ पड़ोस की आंटी रमा आती है और दीपिका से कहती है, दीपिका बेटा, ऐसे मोहल्ले में खड़े होकर अपनी ही भाभी को जूते साफ करने के लिए बोलना क्या अच्छा लगता है? अगर जूते ही साफ करवाने हैं तो घर में जाकर अपनी भाभी से प्यार से भी बोल सकती है ना। आंटी जी, मेरी भाभी आपकी और मेरी तरह अमीर घर से नहीं है, उनको ऐसे ही आदत है। और वैसे भी अब एक गरीब को इतनी अमीरी की जिंदगी भी जीने की कहाँ आदत होगी ना। दीपिका बेटा, गरीब घर से आई जरूर है तेरी भाभी, लेकिन अब एक अमीर घर की बहू है, तो अब तू उसे ऐसे बोलेगी तो उसे भी बुरा लगता होगा ना। थोड़ा तो अपनी भाभी के बारे में सोच। अरे मैं तो यही कहती हूँ कि बुरा लग रहा है तो लगे, 4 बार लगे और लगे। कम से कम मेरी गरीब भाभी अपनी औकात तो नहीं भूलेगी ना, अपनी हद में रहेगी वो। बेटा, तू अभी नहीं समझ रही है, लेकिन कल को तेरी भी शादी होगी और भगवान न करे कि तेरी शादी किसी गरीब घर में हो गई तो तब क्या होगा? तुझ में और तेरी भाभी में कोई अंतर नहीं होगा। आंटी जी, आपको इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है? मैं आपकी बहू को ऐसे तो नहीं बोल रही ना, फिर आपको क्यों मिर्ची लग रही है? और मेरी शादी किसी चिंदी गरीब से नहीं होगी ना, ठीक है ना? दीपिका अपनी पड़ोसन रमा को भी करारा जवाब देकर अंदर चली जाती है। दीपिका अपनी भाभी के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। कुछ दिनों बाद सुरभि अपनी माँ के घर गई होती है, तो दीपिका को ही घर का सारा काम करना होता है। ऐसे में दीपिका घर का काम कर रही थी, तभी उसकी माँ माला उसे बुलाती है और कहती है, बेटा जरा एक कप चाय ले आ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। गरम चाय पी लूंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। माँ, मैं नहीं बना रही चाय। एक तो भाभी अपने मायके जाकर बैठ गई हैं, उनको कुछ होश भी है घर का। मैंने घर का सारा काम किया है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो तुझे तेरी भाभी से तब तो बड़ी परेशानी होती थी, अब क्या हो गया? अब तो तुझे खुशी होनी चाहिए ना। मुझे अब भी उस गरीब सुरभि भाभी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मैं घर के काम नहीं करना चाहती हूँ और इसलिए आपकी गरीब बहू को यहाँ उनके काम के लिए बुलवा रही हूँ। तुझे शर्म नहीं आती है? तू अपनी भाभी को इतना उल्टा बोलती है। कभी ये सोचा है कि तेरी भाभी ने तुझे पलटकर जवाब दे दिया तब तेरी इज्जत क्या रह जाएगी? ये तूने कभी सोचा है? अब वो उस गरीब की मैं सुनूंगी माँ? आप भी ना उस गरीब के साथ रहते रहते पागल ही हो रही हो। अभी मैंने 2-4 शब्द इंग्लिश में बोलने लगी ना तो आपकी बहू कांपती दिखेगी। हम अमीर हैं, लेकिन हमें कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। अरे अच्छे अच्छे राजा महाराजा सड़क पर आ गए हैं तो हम क्या चीज है? मुझे घमंड नहीं है अपनी अमीरी का, लेकिन मुझे मेरी गरीब भाभी बिल्कुल नहीं पसंद है और ना ही कभी पसंद आएगी। जिसे पसंद है वो बैठा कर रखे अपनी गोद में उन्हें। दीपिका इतना बोलकर वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगती है। जैसे ही ये खबर उसकी भाभी सुरभि को पता चलती है, सुरभि तुरंत अपने मायके से वापस आ जाती है। सुरभि अपनी ननद की काफी ज्यादा सेवा करती है। उसको जरा भी दर्द होता तो वो तुरंत आ जाती। कुछ दिनों बाद दीपिका को ठीक महसूस होता है और वो आसपास अपनी भाभी को ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए वो रसोई में जाती है तो देखती है कि भाभी उसके पैरों के लिए लेप बना रही थी। ये देखकर दीपिका अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा ही आपको आपकी गरीबी को लेकर नीचा दिखाया है, लेकिन आपने उस बात को
अपने दिल में ना रखते हुए भी मेरी इतनी ज्यादा सेवा की है। तो क्या हुआ ननद जी, हम दोनों नंद भाभी हैं और ननद भाभी का रिश्ता तो ऐसे ही नोक झोंक वाला होता है ना। अब इसमें क्या बुरा मानना। भाभी आप बहुत अच्छी हैं और देखना अब तक मैंने आपका जितना दिल दुखाया है अब आपको उससे कई ज्यादा खुशी भी दूंगी। दीपिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भाभी से माफी भी मांगती है। उसके बाद कभी भी दीपिका अपनी भाभी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।